एक इंतहाई बेहतरीन उस्ताद, एक इंतहाई बेहतरीन शफ़ीक और इंतहाई मेहनती उस्ताद और कमाल के तजुर्बात रखने वाले, कमाल की सोच रखने वाले, एक बेहतरीन सोच जिसके ज़रिए इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, एक ऐसी सोच जिसके ज़रिए कोई भी बंदा मशाल राह के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हुए कामयाब से कामयाब तरीन हो सकता है। एक ऐसी सोच रखने वाले जो किसी भी लाचारा आदमी को एक कामयाब तरीन बंदा बनने में बेहतरीन मुआवन साबित हो सकती है। तो आपकी हल्की सी, थोड़ी सी भरपूर तालियों में आपकी समातों के और आपके सर के शान शान थोड़ी सी आपने तालियां बजानी हैं, ताकि आपकी समात नज़र, आपकी नज़रों के हवाले जनाब मुअज़्ज़म मिर्ज़ा साहिब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्माइल साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। और आज का जो ये सेशन मुनक्कद किया गया है, इसका जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा जो है वो इसी बात पे है कि ज़िंदगी में इंसान के पास कुछ ना होते हुए भी कामयाब कैसे बंदा जो है वो हो सकता है। और इस चीज़ को बताने के लिए मेरी अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ऐसे वाक़यात हैं, ऐसा टाइम गुज़रा है जो कि मैं यहाँ पे आज आप लोगों के सामने जो है ना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, उन्हें किसी किस्म की जो है वो कमी ना हो ज़िंदगी के अंदर। तो इसी वजह से जो है वो यहाँ पे आज मैं अपनी पूरी की पूरी जो है वो लाइफ स्टोरी, लाइफ की जो जर्नी है वो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। अच्छा, स्टार्ट पे क्या हुआ कि जब हम छोटे से थे तो मेरे जो वाले साहब थे वो तक अपना मुलाजमत करते थे एक जगह पे। तो बड़ी मुश्किल से जो था वो घर का ना गुज़र बसर हो रहा था, और हमारा घर जो था वो भी रेंट का था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे वाले साहब को जो है वो हेपेटाइटिस सी, जिसे आप काला ज़िरकान कहते हैं, वो हो गया और वो टोटली घर बैठ गए। और आप ये जानते हैं कि जब घर का वाहिद कफ़ील सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाए तो यकीनन घर जो है वो चलते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि वालदा जो थी मेरी वो सिलाई करते थे, और सिलाई करके घर का जो गुज़र बसर था वो बड़ी मुश्किल से हो रहा था। तो इतने मतलब टफ़ हालात आ चुके थे कि ज़िंदगी जो है वो मतलब कोई भी उम्मीद की किरण जो थी ना वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरेगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि हम सारे बहन भाई जो है ना वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। आपको यकीनन पता होगा कि जब आप छोटे थे तो आपके बहन भाई भी एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, और हम भी जो थे वो एक ही स्कूल में पढ़ रहे थे। तो चूँकि घर का गुज़र बसर जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, और स्कूल की जो फ़ी थी वो भी नहीं दे सकते थे, तो जिसकी वजह से 4-5 माह जो है ना वो हम स्कूल ही नहीं गए, जा ही नहीं सके। तो उसके बाद जब हम स्कूल गए तो स्कूल वालों ने कहा जी इनकी पिछली फ़ी क्लियर करवाएं, फिर हम इन्हें जो है ना वो स्कूल में बिठाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बिठाएंगे। तो फाइनेंशियली हालत जो थी वो इतनी ख़राब हो चुकी थी, और आपको पता है कि जब इंसान के ऊपर पूरे बुरे हालात आते हैं तो अपने भी छोड़ जाते हैं। तो हुआ यूँ कि जब स्कूल में गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी पिछली फ़ी क्लियर करवाएं, अदरवाइज़ आपके बच्चे जो है वो यहाँ पे स्कूल में नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या हुआ जी, फ़ी तो हम नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो स्कूल के सर्टिफिकेट थे वो हमें नहीं दिए। अच्छा, अब अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिले तो हम किसी और स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते थे।
तो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने हमें सर्टिफिकेट नहीं दिए, और ऊपर से जो हमारा लॉस हुआ था, इतने मंथ जो है वो हम स्कूल में नहीं गए थे, तो वैसे भी यकीनन मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि ना मुझे उर्दू लिखना आती थी, ना पढ़ना आती थी, और इंग्लिश तो दूर की बात है। तो ऐसे हालात को देखते हुए घर वालों ने डिसाइड किया कि इनको जो है ना वो वहाँ पे ना एक प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल था, कि उस स्कूल में जो था उन्होंने एडमिट करवा दिया मुझे। तो फिर क्या हुआ जी, वहाँ पे मैं 3 क्लास से मतलब स्कूल छोड़ा था, वो वाला जहाँ पे हम फ़ी नहीं दे सकते थे। तो कंडीशन इतनी पुअर हो चुकी थी कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो है उन्होंने एडमिट करवाया और वहाँ पे नर्सरी क्लास में बिठाया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट लिया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना लिखना ना पढ़ना, कुछ भी नहीं आता था। इवन के अलिफ बे तक नहीं आती थी, ABC तो दूर की बात है। तो वहाँ पे जी अब 3 क्लास का वो बच्चा जो तकरीबन अपना 1 साल जो है वो ज़ाया कर चुका है, अब वो नर्सरी क्लास में आ गया। चूँकि आता कुछ नहीं था, अब नर्सरी क्लास में बिठा दिया घर वालों ने मुझे। तो वहाँ पे मैं कोई 3, 4 या 5 मंथ गया, तो मतलब वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है नर्सरी क्लास का बच्चा कितना का होता है। तब जो था वो प्ले ग्रुप जो है वो KG ये इस तरह की क्लासेस नहीं होती थी, ठीक है, जिसे आप पंजाबी में कहते हैं ना कच्ची क्लास से पक्की क्लास, यही होती थी। तो नर्सरी में उन्होंने बिठा दिया। तो जब मैं स्कूल जाता था मुझे खुद को शर्म आती थी कि एक इतने छोटे बच्चों में मैं बैठा हुआ हूँ, और इतना बड़ा बच्चा मैं हूँ और आता मुझे ही कुछ नहीं है। वो छोटे छोटे बच्चे सारा कुछ सुनाते थे, और मैं बड़ा होने के बावजूद 3 क्लास से वापस नर्सरी क्लास में बैठने के बावजूद भी मुझे वो चीज़ें नहीं आती थी। तो ऐसी कंडीशन थी। फिर घर वाले ने सोचा कि बच्चा हमारा जो है वो बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं किसी और स्कूल में जो है वो एडमिट करवाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे जो मामू हैं ना वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, और उनके आगे एक कज़न थे, उनका एक स्कूल था, उधर से ना मतलब सर्टिफिकेट बनवाए, और सर्टिफिकेट बनवा के ना अपने नेम से किसी और स्कूल में एडमिशन लिया। तब मैं जो था वो सेंट एल्बर्ट स्कूल है यहाँ पे, तो वहाँ पे एडमिशन लिया, और अब मैं दोबारा 3 क्लास में वापस बैठ गया हूँ। तो पूरा साल मैं वहाँ पे 3 क्लास में पढ़ा, और जब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए तो मैथ में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था तब भी। तो जब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए ना, तो मैथ का जो पेपर था उसमें से सिर्फ मेरा 1 नंबर कम था, और बाकी जो 7 पेपर थे उसमें से 1 नंबर भी नहीं था। तो मैं सिर्फ 1 पेपर में पास हुआ, और बाकी जो 7 पेपर थे उसमें टोटली फेल था। ये मेरी लाइफ का समझ लें कि दूसरा बड़ा ब्लंडर था। फिर क्या किया कि घर वालों ने सोचा चलें हमारी वजह से, हमारी खामियों की वजह से, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से हमारे बच्चे का लॉस हुआ है, इसे एक मरतबा फिर मौका दे देते हैं, 3 क्लास में बिठा देते हैं। तो उसी स्कूल में अगेन 3 क्लास में बिठा दिया। मैं और मेरा भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे, वो 4th क्लास में हो गया। तो मुझे चूँकि शर्म आती थी, आपको पता है यकीनन जब बंदा फेल होता है और नए बच्चे अगली क्लासेस में आते हैं और आप उन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हो, और वाकई आप डी ग्रेड होते हो वहाँ पे बैठ के, और शर्म मतलब बेइंतहा की आती थी कि मेरा भाई मेरे साथ पढ़ता रहा, वो 5th क्लास में 4th क्लास में बैठा है, मैं अभी भी 3 क्लास में बैठा हुआ। तो वहाँ पे गर्मियाँ की छुट्टियाँ को पता है उससे पहले जो है वो वहाँ पे मैं पढ़ा, तो शर्म भी बड़ी आती थी। और जब समर वेकेशंस हुई तो वहाँ पे मतलब फिर भी मेरा ध्यान नहीं था पढ़ाई की तरफ। तो घर वालों ने क्या सोचा कि लगता है इसने ना मतलब पढ़ना नहीं है। उन्होंने जो फ़ील किया, क्योंकि जो हालात थे उसी की बेस पे सारा कुछ फ़ील किया जाता है। चूँकि मैं अपने गली के लड़कों के साथ माशाल्लाह बहुत पंजाबी में वारागर्दी करता था, तो जिसकी वजह से ना घर वालों ने मुझे ये डिसाइड किया कि इसको ना मतलब इसने स्कूल नहीं पढ़ना, इसे ऐसे करते हैं। मेरा कज़न जो था वो एक मदरसा में जाता था, यहाँ पे शाह सवार मदरसा है, तो घर वालों ने सोचा कि इसको भी ना मदरसे में डाल देते हैं। तो मेरी वालदा ने क्या किया, एक दिन मेरा हाथ पकड़ा और मैं हाथ पकड़ के मदरसे में ले गए। तो वहाँ पे जो है वो मुझे दाखिला दिलवा दिया मदरसे के अंदर। अब यकीनन हमारे माशरे का अलमिया भी यही है कि जो बच्चा स्कूल में फ़ेल हो जाता है ना, या स्कूल में नहीं पढ़ सकता स्कूल का, उसे उठा के मदरसे में डाल देते हैं। हालांकि वो जो पढ़ाई है वो सबसे मुश्किल पढ़ाई है। तो चूँकि मैं नाजरा भी नहीं पढ़ा था, मेरे लिए तो बहुत टफ़ कॉम्बिनेशन था। तो फिर क्या हुआ जी, वहाँ पे मदरसे में मैं पढ़ने लग गया। मेरा दोस्त था मेरे साथ, और हमारा और मेरा हम दोनों का ना जो लेसन था ना वो सेम होता था। तो मैंने जो था ना उसके साथ 3 साल के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया। और आपको पता है कि जब
इंसान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, फिर अल्लाह ताला जो है वो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर देता है। तो मेरी जो कमियां थी ना कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था या मुझे उर्दू नहीं पढ़ना आती थी, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो था वो काफ़ी हद तक जो था ना मेरा माइंड काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था ना, तो मेरा दोस्त वहाँ पे ना एक टीचर आते थे पढ़ाने, स्कूल का भी साथ साथ बच्चे पढ़ते थे, लेकिन मेरे दिल में वही डर बैठा हुआ था कि मुझे मतलब लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ने लग जाऊँगा ना तो साथ वालों को पता चल जाएगा जी इसे उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आती, तो मेरी इंसल्ट होगी। बस इसी चीज़ को देखते हुए मैंने वहाँ पर भी नहीं पढ़ा 3 साल। तो जब हिफ्ज़ हो गया उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आगे स्कूल में एडमिशन लेना था, और जो हिफ्ज़ कर लेता है बच्चा उसको आगे 8th क्लास में एडमिशन मिलता है। तो अगेन जब मैं एडमिशन लेने के लिए गया, लेना तो गवर्नमेंट स्कूल में था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो कहते कि जी आपके बच्चे की प्राइमरी नहीं है, तो हमने जो है वो 8th क्लास में इसको एडमिशन नहीं देना। तो फिर वही स्कूल जहाँ पे मैं 3 क्लास में फ़ेल हुआ था, अगेन उसी स्कूल में आ गया। तो उनकी थोड़ी सी मिन्नतें तरले करके दोबारा से 8th क्लास में बैठ गया, और तब जो थी ना 8th क्लास वो इंग्लिश मीडियम थी। तो अब वो बच्चा जिसे 3 क्लास में कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसे अगेन नर्सरी में बैठा दिया गया था, और 3 या 4 साल की स्टडी का गैप होने के बाद वो अब 8th क्लास में बैठ गया। और 8th क्लास क्या है जी, इंग्लिश मीडियम है, और मेरे लिए ये और मुश्किल और टफ़ कंपटीशन था। तो फिर क्या हुआ जी, 8th क्लास के अंदर मैंने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। अब मेरे दिल में डर था कि यार मैं एक मरतबा फ़ेल हो चुका हूँ, और मेरी ज़िंदगी के काफ़ी साल जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, और मेरी स्टडी में इतना गैप रहा है, अगर मैं अब स्टडी नहीं कर सका, अब ना पढ़ सका, तो मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। तो 8th क्लास में खूब मेहनत की, और आपको पता है कि घर में जब पढ़े लिखे होते हैं तो उनसे छोटे जो है वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हमारे घर में मेरी सिस्टर जो कि चूँकि पढ़ी लिखी थी, पढ़ रहे थे, तो उनसे मैंने ना इंग्लिश सीखना शुरू कर दी। काफ़ी बच्चे आते थे और भी पढ़ने, तो उनसे मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की, और 8th क्लास के अंदर जो है ना वो मुझे इंग्लिश काफ़ी हद तक जो था ना वो समझ आना शुरू हो चुकी थी। और 8th क्लास के अंदर ना मुझे यूँ फील होता था कि सबसे इंटेलिजेंट मैं ही हूँ। मैं अपनी तरह से फुल मेहनत कर रहा था। और एक मरतबा ना 8th क्लास में एक दोस्त था, क्लास फेलो था, उसका नेम था अदनान आज़म, अभी भी मुझे नेम याद है उसका। तो मैं ना वाइट बोर्ड पे ना कुछ ऐसे लिख रहा था, तो उस फेलो ने मुझे कहा कि मौज़म तुम ना इस स्कूल के टॉपर बनोगे। तो मैं तो अभी अपनी खामियों को जानता था, वो नहीं जानता था। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था, और मैंने उसे कहा कि यार मजाक ना करो। और फिर क्या हुआ कि 8th क्लास के जब एग्ज़ाम्स हुए ना, और एक दिन पहले जब रिज़ल्ट आना था, उससे एक दिन पहले उस रात को ना मुझे फिर ख्वाब आया कि मैं ना फ़ेल हो चुका हूँ। अच्छा, जब मैं सुबह उठा तो मुझे इतना डर कि यार अगर मैं इस मरतबा भी फ़ेल हो गया ना तो समझ लो कि मैं तो टोटली मतलब नाकाम हो जाऊँगा, ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं रहेगा। तो फिर क्या हुआ जी, जब रिज़ल्ट चेक करने गए ना, तो मैंने बड़ी दुआएं की उठ के, जब मुझे ख्वाब आया कि या अल्लाह, मेरे 2 फेलोज़ थे, और आपको पता है कि जब साथ वाले फ्रेंड्स होते हैं और दिल करता है कि यार इनसे अच्छे नंबर आ जाएं, इनसे ज़्यादा नंबर आ जाएं, तो मैंने भी दुआ की या अल्लाह इन दोनों से अच्छे नंबर आ जाएं मेरे। तो 8th क्लास में ये पॉलिसी थी कि जो बच्चा साइंस सब्जेक्ट में फ़ेल है ना वो टोटली फ़ेल है। तो जब हमने रिज़ल्ट चेक किया ना, उसका चेक किया जी, ठीक है जी वो कम है। फिर एक और बच्चे का चेक किया, उसके भी ठीक है नंबर। फिर मेरा चेक किया तो मेरे नंबर तो उन दोनों से ज़्यादा थे, लेकिन मैं साइंस सब्जेक्ट में फ़ेल था। आपको पता है ना 8th क्लास में हम साइंस ही बोलते हैं, हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं बोलते। तो साइंस सब्जेक्ट में फ़ेल होने की वजह से मैं ओवरऑल फ़ेल था। तो ये अगेन मैं फ़ेल हुआ 8th क्लास में। तो अब तो आपको पता है कि जो बंदा 2-3 बार फ़ेल हो जाता है ना, वो समझ लो कि यही समझ जाता है कि यार अब नहीं मैं कुछ कर सकता, अब तो मेरे लिए जो है ना ये काम बहुत ही मुश्किल है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ना एक टीचर थे, तो साथ वाले जो दोनों पास हो चुके थे उन्होंने रख ली जी साइंस। अब स्कूल वालों ने कहा जी अगर जो बच्चे पास हुए हैं ना वो साइंस रखेंगे, और 8th क्लास जो था वो उसका कोई इतना इशू नहीं था, उसके बाद भी जो है ना वो 9th क्लास में बैठ सकते थे। तो तब क्या किया कि 8th क्लास में तो फ़ेल हो गया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो बच्चे फ़ेल हुए थे ना वो आर्ट्स रखते थे, साइंस नहीं रख सकते थे। तो
अब जी मैंने मेरे साथ वाले दोस्त साइंस रख रहे हैं और मेरा दिल भी करेगा यार मैं भी साइंस रखूँ, मैंने इनके साथ पढ़ना। आपको पता है कि दोस्तों के साथ बड़ी अटैचमेंट हुई होती है और अगर वो जुदा हो जाएं तो बंदे का पढ़ने को दिल नहीं करता। तो मैंने कहा जी मैंने भी साइंस रखनी है। तो स्कूल वाले ने कहा चले ठीक है, हमने ना 1 मंथ पढ़ाना है, उसके बाद हमने टेस्ट लेना है, अगर आपने टेस्ट में पास हो गए तो हम आपको 9th में बिठाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने जी अकेडमी रख ली, बड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दी। तो अब मुझे ना मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ किया था, चूँकि मुझे चीज़ें बड़ी जल्दी याद हो जाती थी। लेकिन अभी भी वही मतलब मुझे डर था, मेरी इमला बड़ी कमज़ोर थी, मुझे लिखना नहीं आता था अभी भी, बड़ी मतलब कमज़ोरियाँ थी मुझ में। तो वो टेस्ट किसी ना किसी तरीके से ना मैंने पास कर लिया, मैंने साइंस रख ली। अब मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन था, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अगर मैं अब 9th में फ़ेल होऊंगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब तो मैं मतलब टोटली कुछ भी नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता ना कोई काम कर सकता। तो फिर क्या हुआ जी, क्लास 9th में मैंने खूब मेहनत स्टार्ट की और जब दिसंबर के टेस्ट, आपको पता है कि फ़ाइनल टेस्ट होते हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल की टर्म फाइनल टर्म होती है फ़ाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो वो टर्म ली गई और वहाँ पे उस टर्म के अंदर ना मैंने काफ़ी अच्छी पोजीशन ली। तो मेरे एक सर थे, सर मोहम्मद अफजल, पूरा साल टेस्टों में मेरी 0 पोजीशन थी। उन्होंने एक बात मुझे बताई कि पंजाबी में, यार हाफिज़ जो मैं तेरे को सुनदा तू सही सुना देना, लेकिन जो तू लिखदा मैं तू सारा ही गलत लिखा होंदा। उन्होंने क्या किया, मेरे वाले साहब को बुलाया कि इसमें ये खामी है और इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने मेरे वाले साहब को कहा कि इसे 2-4 रजिस्टर लेके दें। मुझे पर्सनली समझाया कि बेटा अगर तो पास होना है ना तो लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि जो मुझे काम मिलता था मैं घर आके ना मतलब रात 12-1 बजे तक खुद के नोट्स बनाता था, लिख लिख के याद करता था। मुझे वो सारा लिखना पड़ता था ताकि एक तो मेरी इमला अच्छी हो जाए, मुझे लिखना, मुझे लफ्ज़ याद हो जाए। तो इतनी मुझे मेहनत करना पड़ी। लेकिन फिर भी क्या होता था कि मेरे वो जो 2 दोस्त थे वो स्कूल से आके मतलब नींद भी पूरी करते थे और शाम को क्रिकेट खेलने के लिए भी जाते थे। तो अगले दिन जब टेस्ट होता था, टेस्ट में अच्छे नंबर भी होते थे। अब मैं स्कूल से आके पूरा दिन पढ़ के रात 1 बजे तक पढ़ के अगले दिन जब मैं टेस्ट देता था फिर भी मेरी 0 कंडीशन होती थी और मुझे इतना बुरा फील होता था कि यार ये ज़िंदगी को भी इंजॉय कर रहे हैं और टेस्ट भी अच्छा देते हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं। तो फिर क्या किया मैंने, फिर भी मतलब मेहनत नहीं छोड़ी। तो जब दिसंबर के टेस्ट हुए ना तो उसमें मेरी काफ़ी हद तक अच्छी पोजीशन थी। तो सर ने मुझे अपने पास बुलाया। सर कहते ऐसे बैठे हुए, यार हाफिज़ आज तू घड़ा तोड़ता। तो मैंने उन्हें कहा सर मुझे समझ नहीं अब क्या कह रहे हैं। कहते एक बंदा सीगा, उन्होंने वहम सीगा कि ਉਹਦੇ सिर ते ना घड़ा वा, मट्टी का घड़ा, मतलब उन्हें दरवाजे थलों गुजरना, उन्हें ऐ मतलब गर्दन सीधी करके गुजरना, उन्हें लेटना इंज गर्दन सीधी करके लेटना कि मेरा किते घड़ा ना टुट जाए। बहुत लोगों को लैके गए, मतलब वह वहम नहीं सी जाता। तो एक दिन की गया कि एक बंदे को लैके गए, मतलब काफ़ी ज़हीफ़ इंसान थे। उन्होंने कहा कि जो ये दरवाजे थलों गुजरे एक बंदा छाते खड़ा हो जाए, जो गुजरन लगे उपरों ना एक बंदा मटका ना सुट दे, ये अखां के सामने टुटेगा तो यदा वहम भी खत्म हो जाएगा। कहते अज तेनों भी वहम सीगा कि तू अगर सही तरह नहीं लेटेगा या दरवाजे थलों सही तरह नहीं गुजरेगा तेरा मटका टुट जाएगा, तेरा वहम अज दूर हो गया। तेनों डर सीगा कि अगर तू लिखेगा ना वो तेरा गलत हो जाएगा, और वाकई गलत हो जाता सीगा। कहते अज तू लिख लेके मेहनत करके लिख लेके याद किया, अज देख ला रिजल्ट तेरे सामने है दिसंबर टेस्ट का। तो फिर मैंने क्या किया कि जी जब फाइनल एग्ज़ाम्स हुए ना 9th क्लास के, तो अल्हम्दुलिल्लाह 44 बच्चों में से ना मेरी 3rd पोजीशन थी स्कूल के अंदर। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी। अच्छा, फिर मैं 10th क्लास में वही मेहनत कंटिन्यू रखी और 10th क्लास में जो था वो स्कूल के अंदर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। और आज भी जब मैं स्कूल में जाता हूँ वहाँ पे आपको पता है जो स्कूल का टॉपर होता है उन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है, वहाँ पे उस बच्चे का नेम लिखा होता है। तो आज भी जब मेरा स्कूल में जाना होता है या मैं जाता हूँ तो वहाँ पे अपने बोर्ड पे लिखा हुआ नेम देख के मुझे बड़ी खुशी फील होती है। और मैं अपनी खामियों को याद करता हूँ कि मेरे अंदर ये खामियाँ थी, मैंने इसे ऐसे ऐसे कवर किया। और यकीन करें जब इंसान की नीयत साफ़ होती है ना तो अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग ऐड कर देता है कि जो उसे ज़ीरो से हीरो बना देते हैं।
तो मुझे बहुत अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे टीचर से नवाजा जिन्होंने मेरी खामियों को देखा और मुझे बताया कि ऐसे करोगे तो ऐसे ये खामियां दूर हो जाएंगी। तो अब स्कूल में ना अभी तक वही कंडीशन थी हमारी फाइनेंशियली भी। स्कूल में 300 रुपया फ़ीस थी मंथली, 300 ओनली, जो कि मतलब कुछ भी नहीं है। और स्कूल में भी 2-2 माह की फ़ी पड़ी होती थी मेरी, ऐसे हालात थे हमारे। तो कॉलेज में आपको पता है कितनी ज़्यादा फ़ी है, साल की 40,000, 50,000, 60,000। तो जब मैंने घर बात की ना कि मैंने कॉलेज एडमिशन लेना है और प्राइवेट में लेना है, तो मुझे घर वाले कहते जी हमसे तो स्कूल की फ़ी नहीं दी जाती थी, हम कॉलेज की कैसे फ़ी देंगे। तो फिर मैंने उन्हें क्या कहा कि मैंने कहा अगर मैंने पढ़ना नहीं है ना तो मैंने कुछ भी नहीं करना। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि मैं काम करूँ, तो मैंने कहा मैंने काम भी नहीं करना। तो फिर आपको पता है कि 10th के एग्ज़ाम्स के बाद कोचिंग शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, आपने भी कॉलेज में कोचिंग ली होगी। तो मैं ना फ़र्स्ट डे जो था ना वो मैं शिबली कॉलेज में गया था। तो आपको पता है जब आप कॉलेज में कोचिंग क्लासेस लेने जाते हो तो प्रिंसिपल साहब बड़े आराम से क्लास में आते हैं, अकेले अकेले का इंट्रो लेते हैं और फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करके चले जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी फ़र्स्ट डे ऐसे ही किया और उसके बाद फ़र्स्ट डे के बाद मैं कॉलेज नहीं गया, शिबली कॉलेज नहीं गया। मेरे एक सर थे, मैंने उन्हें अपनी सारी फाइनेंशियली बातें बताई। वो कहते कि आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे एक जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करूँगा, आपकी फ़ी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे मुस्लिम कॉलेज है वहाँ पे जाता रहा और वहाँ पे मैंने ना 2 माह तक जो था ना वो मैंने कोचिंग ली। और जब फ़ी की बात आई तो फ़ी उन्होंने कितनी कम की है जी, 14,000। और मैंने सर की तरफ देखा, सर ने मेरी तरफ देखा। तो सर ने मुझसे पूछा इतनी आप दे सकते हो फ़ी? तो मैंने कहा सर मैं घर से पूछ के बताऊंगा। तो जब मैंने घर आके बात की ना कि 14,000 से कम नहीं वो कर सकते, तो घर वाले ने कहा जी हम नहीं दे सकते, हालांकि ये कुछ भी नहीं है 1 साल की फ़ी। तो फिर क्या किया कि मैं बड़ी टेंशन में ना अपने एक दोस्त के पास गया, मैंने उसे मतलब बताया कि ऐसे ऐसे हम ना मुस्लिम कॉलेज में इतनी फ़ी हुई है, इससे कम नहीं वो कर रहे। और मेरे घर वाले कहते हैं जी आपको नहीं हमने पढ़ाना, ये बहुत ज़्यादा फ़ी है। तो फिर उसने मुझे बताया कि मुझे ना शिबली कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनकी कॉल आती है डेली। आपको पता है कि अप्रोच करते हैं कॉलेज वाले जो बच्चा कॉलेज नहीं आता। तो कहता मुझे कॉल आती है ऐसे ऐसे कि आप कॉलेज नहीं आ रहे। मैंने कहा यार मुझे नंबर दो। मुझे आज भी याद है मेरे पास ना मतलब बटनों वाला फ़ोन था, उसमें बैलेंस भी नहीं होता था। तो मैंने नंबर लेके जी उन्हें मिस कॉल की और शुक्रिया जैज़ वालों का कि उनकी मिस कॉल जो है वो चली जाती है फ्री में। तो जब मिस कॉल की तो उन्होंने ना आगे से मुझे कॉल कर ली। अच्छा मैं अंदर से इतना भरा हुआ था, इतनी टेंशन में था, स्ट्रेस में था, मैंने उन्हें सारी बातें ना फ़ोन पे बता दी कैसे ऐसे है, मतलब हम फ़ी नहीं पे कर सकते, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि बेटा परेशान ना हो, सुबह अपने वाले साहब को कॉलेज लेके आओ। तो हमारे कॉलेज के कुछ 3-4 पार्टनर हैं, उनसे हम डिस्कशन करते हैं, तो दैन जो है फिर हमको बताएंगे। तो मैं कॉलेज गया, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, कहते हैं एप्लीकेशन में अपनी फ़ी लिख दो। तो एप्लीकेशन में मैंने ना 8,000 लिखा। तो अगले दिन जो था ना मतलब सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी और सच्चे दिल से दुआ की। और कहते हैं कि अगर दुआ के बाद आपके दिल को सुकून मिले ना तो समझ लेना कि आपकी दुआ कबूल होगी। तो ऐसे जब मैंने नमाज़ पढ़ी, दुआ की और मुझे सुकून मिला, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा जो है ना वो यहाँ पे मतलब बात बन जाएगी। तो ठीक 7 बजे कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनकी ना कॉल आ गई। उन्होंने कहा बेटा आप कॉलेज आ जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन आपकी 8,000 नहीं 10,000 होगी। तो मैंने फिर घर बताया, कहते ठीक है जी हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अच्छा कॉलेज मेरे लिए ये चैलेंज था, वहाँ पे ये सीन नहीं था अल्फ़ा बीटा या ग्रुप ए या क्लास ए क्लास बी, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे ये था कि अगर एक बच्चे के 1050 है ना वो भी उसी क्लास में बैठा है, एक बच्चे के 800 हैं 700 हैं तो वो भी उसी क्लास में बैठा है। तो वहाँ पे मैं उर्दू मीडियम पढ़ के गया, कोचिंग मैंने ली नहीं थी। तो उर्दू मीडियम में पढ़ के गया, मेरे लिए बड़ा टफ़ कंपटीशन था। बच्चे जो थे वो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए थे, चीज़ों को बड़ी जल्दी याद कर लेते थे। और फर्स्ट डे था, मुझे आज भी याद है कि केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा था, चैप्टर 6 था केमिकल बॉन्डिंग, और सर ने कुछ डेफिनेशन लिखवाई, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं। तो चूँकि मैंने काफ़ी मेहनत की थी 9th-10th में, चीज़ें मेरी फिंगर टिप पे थी, लेकिन मसला ये था उसको उर्दू में इंग्लिश बना के कैसे लिखना है।
तो कॉन्सेप्ट क्लियर था मेरा, और वो जो इंग्लिश मैंने 8th क्लास में थोड़ी बहुत सीखी हुई थी ना, वो मेरे अब काम आना शुरू हुई। तो मैंने क्या किया कि अपने से अल्फाज को जोड़ के अच्छे तरीके से फ़िक्रा बना के कुछ एग्जांपल्स दी, और वो मैंने ना टेस्ट दिया। और जब रिज़ल्ट आया उस टेस्ट का तो मेरे फुल मार्क्स थे। आपको पता है क्लास टेस्ट छोटा सा होता है, और 16 नंबर का टेस्ट था, 8 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने थे, और मेरे फुल बाय फुल मार्क्स थे। तो उस चीज़ ने ना उस दिन मुझे एक चीज़ समझा दी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट है ना किसी चीज़ का, और आपको लिखने का पता है, तो आप ज़िंदगी में कभी काम नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता है FSC की बुक्स ऐसी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, आप उसको रट्टा नहीं लगा सकते फुल बुक्स को। तो यही चीज़ को फिर मैंने माइंड में रखते हुए खूब मेहनत की, और उन बच्चों को कम्पीट किया जो कि फर्स्ट ईयर में क्लास के टॉपर थे, और ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरी भी जो तस्वीर थी ना वो फ्लक्स पे लगी थी। और आपको पता है कि जब इंसान जो है बहुत सारी नाकामियों के बाद अल्लाह ताला उसे नवाजना शुरू कर देता है ना, कामयाबियाँ देना शुरू कर देता है, तो इन्हीं कामयाबी की वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना बूस्टअप होना शुरू हो गया। मुझे यकीन होने शुरू हो गया कि यार मेहनत जो है ना वो कभी रायगा नहीं जाती। तो इतनी नाकामियों के बाद मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हम कहते हैं ना कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला पे यकीन रख के की जाने वाली मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ये पॉइंट नोट कर लें कि जब भी मेहनत करें अल्लाह ताला पे भी यकीन रखें, और यकीन रख के मेहनत करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी खूब मेहनत की। अब आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड ईयर भी अच्छे नंबरों से पास की, और आगे ये चैलेंज था कि यार अब यूनिवर्सिटी कैसे जाना। फाइनेंशियली अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वही प्रॉब्लम्स थी। तो अभी भी यही था घर वालों ने कि अब तो घर वालों ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, अभी हम नहीं यूनिवर्सिटी भेज सकते, यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, हॉस्टल के अखराजात, वहाँ पे रहने के अखराजात, आने जाने के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं जो है ना वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करूँगा, मैं ना वहाँ पे रहने का जो ख़र्चा ना मैं खुद उठाऊँगा, आप लोग बस फ़ी देना। तो घर वालों को ना मैंने किसी ना किसी तरीके से मना लिया। तो यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई कर दिया। जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होना था ना, मतलब 1 माह पहले ही ना मैं यूनिवर्सिटी में चला गया। हमारी गली में ना एक लड़का था, वो वहाँ पे जॉब करता था लेबॉर्ट्री की, तो मैं भी उसके साथ जाना शुरू कर दिया। वो यूनिवर्सिटी से आता था, उसके बाद मैं उसके साथ लेबॉर्ट्री में चला जाता था। ये सैम्पलिंग वगैरह करनी, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने, ठीक है, आगे मुझे वहाँ पे। तो 1-1.5 माह मैंने वहाँ पे काम किया। तो उसके रिलेटेड मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, और वो मेरा पैशन भी नहीं था। तो उसके बाद उसने कहा कि भी ऐसे करो, आपको अगर इस चीज़ की जॉब नहीं ना मिल रही, आप एक्सरे का काम सीख लो। हालांकि मैंने नॉन मेडिकल किया है FSC में, और जब एक्सरे का काम शुरू करने लगे तो आपको पता है कि सारी जो बोन्स हैं उनके नेम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, वहाँ पे पढ़ना भी शुरू कर दिया, एक्सरे लेते कैसे हैं, ठीक है, जो हड्डी टूटी हो उसको कैसे रखना है, कैसे एक्सरा लेना है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है। उसके बाद कंप्यूटर में उसको क्लियर वगैरह भी करना होता था, तो वो भी मैंने सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद 1 मंथ में मैंने वो काम किया। मैंने कहा यार ये भी मेरे ज़ौक़ के मुताबिक नहीं है, मतलब मुझे कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो ऊपर से मेरा जो था ना यूनिवर्सिटी में लिस्ट में नेम आ गया। तो आपको पता है कि जब लिस्ट में नेम आ जाता है ना, तो विदिन 2 डेज़ आपको फ़ी जमा करवाना होती है, अदरवाइज़ आपका नेम जो था ना वो रिमूव कर देते हैं अगले बच्चों का, क्योंकि 3 से 4 लिस्टें लगती हैं, तो अगले बच्चों का नेम ऊपर आ जाता है। तो मैंने जब मेरा नेम आ गया वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने घर कॉल की कि अब 2 दिन के अंदर फ़ी जमा करवानी है, अदरवाइज़ मेरा नेम रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो घर वालों के पास तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे कहते हैं कि आप घर आओ फिर करते हैं बात। मैं घर गया, सोचें जी अब फ़लाँ से मांग लेते हैं, फ़लाँ से मांग लेते हैं, फ़लाँ से मांगे तो वो देगा या नहीं देगा, ऐसी गुफ्तगू हो रही। तो मैंने सुबह अगले दिन उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी, सच्चे दिल से दुआ की। तो जब मैंने दुआ की ना कि मतलब अल्लाह ताला के सामने अपनी परेशानी को, मुसीबत को, प्रॉब्लम्स को रखा, तो मेरे दिल में अल्लाह ताला ने ये ख्याल डाला कि फ़लाँ बंदे के पास जाओ। मतलब मेरे चाचू हैं, मेरे अबू के कज़न हैं, तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली कि आप फ़लाँ बंदे के पास जाएं। तो मैंने अपने वाले साहब से बात की कि ऐसे ऐसे मतलब मेरा दिल करता है कि मैं उनके पास जाऊं। तो कहते हैं आप देख लो जाके। तो
मेरे वाला साहब भी उन्हीं की शॉप पे काम करते हैं। तो मैं वहाँ पे अगले दिन नमाज़ पढ़ी थी, दुआ की थी, दिल में ख्याल आया था। तो 8 बजे का टाइम मैं शॉप पे गया तो वो सामने खड़े थे। तो जितना आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस है ना, वो इतना डिस्टेंस था। तो दूर से खड़े मुझे कह रहे हैं कि लगता है पंजाबी, लगता अज मेरे पुत ने मैनू कुछ कहना। तो भाई मेरा पास ही खड़ा था, मतलब उन्होंने ना ये अल्फाज 2 से 3 मरतबा दोहराया कि लगता अज मेरे पुत ने ना मैनू कुछ कहना। तो मैं शर्मा रहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मेरे भाई पास खड़े थे, मेरे भाई ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ना लिस्ट में नेम आ गया, ये बड़ा परेशान है, तो फ़ी जो है ये कैसे देगा, मतलब इससे बड़ी परेशानी है। तो मेरे चाचू ने मुझे पास बुलाया और कहा जी हाँ जी कितनी फ़ी है बताओ मुझे। मैंने कहा जी इतनी फ़ी है, आप मुझे ना 2 सेमेस्टर की फ़ी कर दें, मैं साथ उधर जॉब भी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मैं अपना ख़र्चा जो है वो खुद उठा लूँगा। कहते ठीक है, कहते कल सुबह आना, मुझसे आके ना पैसे ले जाना। मैं अगले दिन ठीक 7 बजे शॉप पे गया, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मैं साथ ही बस में बैठा फैसलाबाद चला गया। वहाँ पे जाके मैंने जो है ना वो अपनी फ़ीस सबमिट करवाई और यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आप इस बात का अंदाज़ा कर लें कि जब आपकी नीयत साफ़ हो ना, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग ऐड करता है जो आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे लिए इतनी हैरानी की बात हुई कि मेरे दिल में भी अल्लाह ताला ने उन्हीं का ख्याल डाला और उनके दिल में भी मेरा ख्याल डाला कि अभी मैं शॉप से बाहर ही था तो और मुझे कह रहे हैं जी लगता आज मेरे पुत्र ने मैंने कुछ कहना। और देख लें कि अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ और कैसे कैसे लोग ऐड करके आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ जो करते हैं। उसके बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मैंने मतलब बहुत जगह जॉब की, गवर्नमेंट पे मैंने जॉब की, ठीक है। 3 से रात 1 बजे तक ड्यूटी होती थी और वहाँ पे उन्होंने कोई टेबल भी नहीं रखा बैठने के लिए और वो खड़ा रहता था मैं वहाँ पे, ठीक है। और खड़ा होने की वजह से मतलब इतनी थकावट होने की वजह से मेरी स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। मैंने घर वालों से कहा मुझसे ये जॉब नहीं होती, कहते छोड़ दो। मैंने टेलीकम्युनिकेशन पे जॉब की, ऑनलाइन सेलिंग होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड पे 2.5 माह जॉब की। मैकडोनल्ड है फैसलाबाद में ना, सत्याना रोड पे, वहाँ पे मैंने 2.5 माह जॉब की। तो उसके बाद ना मुझे मतलब वहाँ पे 6 घंटों की जॉब थी, मतलब इतना टाइम भी नहीं था, ईजी था और इतना बर्डन भी नहीं था। एक स्टूडेंट के लिए वो बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन मुझे ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मेरा पैशन था टीचिंग की तरफ आना, पढ़ाना। तो मैंने घर फिर बात की, मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकता, मेरा ना मतलब वो भी जॉब थी शाम 6 से रात 1 बजे तक, वो तकरीबन 7 से 1 बजे तक 6 घंटे बनते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा मतलब दिल नहीं करता ये करने को, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ट्राई कर लो। मैं अब मुख्तलिफ़ CVs बनाई, कुछ 8-10 CVs बनाई। मैंने अपने दोस्तों का ना यार आओ, जो फैसलाबाद के थे उनको पता था कहाँ कहाँ पे अकेडमी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार मेरे साथ आओ, ऐसे ऐसे CVs ड्रॉप करनी है अकेडमीज़ के अंदर। तो वो 1 मरतबा तो आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि खुद निकलता था यूनिवर्सिटी से वापसी पे, खुद निकलता था मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ को, खुद सर्च करता था, खुद जाता था। और 2-3 अकेडमीज़ में ना मैंने CV ड्रॉप की। उसके बाद एक अकेडमी में गया, वहाँ के जो हेड थे ना फीमेल थी और वो खुद केमिस्ट्री पढ़ाती थी बच्चों को। और आपको पता है कि जो हेड हो और खुद सब्जेक्ट का मतलब स्पेशलिस्ट हो, खुद वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, तो कभी भी नए टीचर को नहीं रखते। तो उन्होंने कहा जी आप कल आएँ, आप डेमो दें। मैंने जी वहाँ पे 10th क्लास का ना डेमो दिया। तो डेमो जो था वो बहुत अच्छा था। वो कहते जी 10th क्लास का तो डेमो हर कोई दे देता है, आप सेकंड ईयर का कोई टॉपिक तैयार करके आएँ। मैंने कहा जी आप बता दें। उन्होंने कहा जी नोमेनक्लेचर करके आना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन आके जी मैं नोमेनक्लेचर पे डेमो दे रहा था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए उन्होंने। उसके बाद वो उठ के ना क्लास से चले गए। जैसे आप बैठे हैं ना यहाँ पे, इसी तरह क्लास में अकेले बच्चे बैठे हुए थे। मैंने ना उन्हें मोटिवेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मतलब इंटरनली मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो मैंने ना उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया। मैंने बताया कि यार आप ऐसे पढ़ो, वैसे कर सकते हो, इतने नंबर ले सकते हो, ये करना है तो ये मिलेगा। मतलब मैंने बड़ा डीपली इस चीज़ों को स्टडी किया ना, डीपली इन चीज़ों से निकला हुआ था। तो मैंने जब ये बातें उनको सुनाई ना, बताई ना, तो वो काफ़ी मोटिवेट हुए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, कहते कि सर हम आपको कॉल करेंगे। मैं अब चला गया। 1 दिन गुजरा, मैं वेट कर रहा हूँ जी, कॉल नहीं आई। दूसरा दिन गुजरा, फिर वेट कर रहा हूँ, कॉल नहीं आई। तो
फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर कॉल ना आई तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए तो परेशानी बन जाएगी। तो तीसरे दिन शाम को ना ठीक 5 बजे उन्होंने मुझे कॉल की कि सर आप ना कल से पढ़ाने आ जाएं, ये टॉपिक है बच्चों का, तो कल से आप जो है ना वो अकेडमी पढ़ाने आ जाएं। तो जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं ना, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला से ज़िक्र करता हूँ, मैं किसी बंदे को नहीं बताता, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉब्लम मेरी ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। और जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई कामयाबी, कोई खुशी अल्लाह ताला मुझे देता है या अच्छी चीज़ों से नवाजता है, और तब भी मैं अल्लाह ताला का ही सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की है ना, किसी और का तो नहीं ना हो सकता। तो ये बातें फिर उन्हीं से मैं डिस्कस करता हूँ, अल्लाह ताला से करता हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने तकरीबन उस अकेडमी में ना 1 साल पढ़ाया। 1 साल पढ़ाने के बाद वहाँ पे मैं हॉस्टल में ही रहता था, और यहाँ पे ना गोजरा में एक टीचर आए, मेरा ख्याल वो पंजाब कॉलेज के थे, उनका घर भी ना हमारे घर के पास ही है, उसी एरिया में। तो वहाँ पे जब वो शॉप पे आए ना, तो उन्होंने मेरे वाले साहब से बात की। मेरे वाले साहब ने बताया कि मेरा बेटा ऐसे ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वहाँ पे पढ़ाता भी है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, अपने बेटे से कहें कि यूनिवर्सिटी में ना वहाँ पे ना पढ़ाए, बल्कि डेली यहाँ पे आ जाया करे, तो ताकि, क्योंकि उसने डिग्री हासिल करके भी तो गोजरा ही आना है ना, तो उसे आप कहें कि डेली जो है ना वो मतलब जाए पढ़ने के लिए, डेली यहाँ पे आके पढ़ाए। तो उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा ऐसे तो मैं ज़्यादा थक जाया करूँगा, डेली सफ़र करूँ और पढ़ाऊँ फिर सुबह जाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया कि ना मैंने सोचा चले आ जाके देख लेते हैं क्या बनता है। मैंने आना जाना शुरू कर दिया, और साथ ही मैंने ना एक बैठक के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया ना और डेली आना जाना शुरू कर दिया, तो बंदा आपको पता है यूज़ टू हो जाता है। तो और साथ मेरे एक सर की अकेडमी थी, मैं 3 से 5 उधर पढ़ाता था, उसके बाद मैं बैठक के अंदर खुद बच्चों को पढ़ाता था। तो 1 साल मैंने उनकी अकेडमी में पढ़ाया। उसके बाद मेरे पास जो थे ना स्टूडेंट्स वो ज़्यादा होना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ जी, मतलब एक टाइम ऐसा आया कि उसी बैठक के अंदर जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं ना वो 40+ हो चुके थे, और मैं अकेला पढ़ा रहा था। तो अभी मेरी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, अब मुझे चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, मुझे टीचर हायर करना चाहिए, इस सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहिए। तो पास ही में एक स्कूल था, मैंने अपने दोस्त को साथ मिलाया, वही जो मेरा स्कूल का दोस्त था, उसके साथ मैंने ये डिस्कशन की। तो मैंने उसे कहा ऐसे ऐसे हम ना अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। उसने कहा ठीक है जी। हमने थोड़ी सी पब्लिसिटी की, इन्वेस्टमेंट की, टीचर्स को हायर किया, इंटरव्यूज़ लिए टीचर्स के। और मुझे आज भी याद है कि संडे का दिन था और तकरीबन 30 टीचर हमें इंटरव्यू देने आए थे। और उसके बाद हमने जब स्टार्ट लिया, ये तकरीबन 2019 की बात है, तो तब हमने अपने सिस्टम को एक्सपेंड किया और 2-3 माह ही हमने अभी एकेडमी मतलब रन की, और हमारे पास विद इन 2 मंथ 70+ स्टूडेंट्स हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ जी, आपको पता है कि कोविड आ गया। कोविड के बाद काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, तो फिर वही सिस्टम, वही बैठक में मैंने पढ़ाना शुरू किया। और उस बैठक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना कि जब सिस्टम एक फ्लॉप होता है, आप टीचर और स्टूडेंट्स जो हैं वो हटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स एक भी नहीं हटा। और उसी बैठक के अंदर मैंने 70-80 स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ाया। उसके बाद पढ़ाने का इतना जुनून था, मतलब कुछ करने का इतना जुनून था, मैंने साथ साथ यूट्यूब भी स्टार्ट की। और ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी लाइफ मैं सुबह 6 बजे बस में बैठता था और वापसी पे उधर 1 बजे तक पढ़ता था, 1:30 बजे उधर से बस में बैठता था, 2:30 बजे 2:45 बजे घर में मतलब पहुंचता था, और 15 मिनट में खाना खा के अकेडमी चला जाता था। और उधर मैं तकरीबन कोई 7-8 बजे तक पढ़ाता था, और पढ़ाने के बाद आके मैंने आते ही रिकॉर्डिंग करनी। मैं रिकॉर्डिंग करता था 11 से 12 बजे तक, रात का खाना खाए बगैर, क्योंकि जब बंदा खा लेता है और फिर बोलता है ना, फिर ज़्यादा बोला नहीं जाता। तो ये चीज़ें मैंने बेयर की। फिर रात को 11-12 बजे मेरा डिनर होता था, मैं खाना खाता था। उसके बाद फिर वही रूटीन के सुबह 6 बजे मैंने बस में बैठना होता था। तो ये मतलब काफ़ी मेहनत, काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसके बाद कोविड जैसे ही थोड़ा सा रिमूव होना शुरू हो गया ना, तो मैंने फिर अपना सिस्टम एक्सपेंड किया, फिर टीचर्स हायर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह
इसे पब्लिसिटी ना समझना, अकेडमी बहुत अच्छी चल रही है मेरी। अच्छा, उसके बाद मतलब जब आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं ना, तो काफ़ी बंदों की नज़रों में आप होते हो। और आपको पता है कि विजन कॉलेज में वकास साहब हैं, ठीक है, वो मेरे टीचर भी हैं, उनसे मैं पढ़ा भी हूँ। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मेरे साथ इस टाइम विजन कॉलेज में पढ़ाते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एज़ाज़ भी मुझे हासिल है कि मैं अपने टीचर्स के साथ, उस्ताज़ा कराम के साथ, जिनसे मैं ख़ुद पढ़ा हूँ, उनके साथ मैं खड़ा होकर वहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो वो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मौज़म जब तुम्हारी डिग्री ख़त्म होनी है ना, तुमने हमारे कॉलेज में आके पढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई ना, तो मैंने विजन कॉलेज लास्ट ईयर ज्वाइन किया और 1 साल आप लोगों के साथ बहुत अच्छा गुज़रा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे और अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है और कुछ दिन ही आप लोगों के साथ। तो इस पूरी स्टोरी से, पूरी लाइफ की जर्नी से बस मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा। अगर आप वो 3 बातों पे अमल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी, जो मैं कुरान की आयत ही कोट करता हूँ, कि पहली चीज़ जो सीखी मैंने वो यही थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार जो है ना किसी भी काम का, वो उसकी नीयत पे है। यानी जब आप नीयत कर लेते हैं ना, आपको पता है ना कि आपने कोई नेकी करनी है ना, उसकी आप नीयत कर लो तो अल्लाह ताला सवाब वहीं से आपका शुरू कर देते हैं, वहीं से बंदे को सवाब मिलना शुरू हो जाता है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो वाकई मुझे ये पूरी लाइफ की जर्नी में ये साबित हुआ कि मेरी नीयत साफ़ थी। तो इसी तरह जब आपकी नीयत साफ़ होगी ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। ये और दूसरी बात ये, जो कुरान पाक की आयत है, सूरह नजम पारा नंबर 27 है, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और मेरी नीयत साफ़ थी, उसके बाद मैंने कोशिश की। आयात तो मैंने बाद में तर्जमा पढ़ा ना, उसके लिए मैंने खूब कोशिश की, मैं कोशिश करता रहा। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया हुआ है कि जो बंदा कोशिश करेगा उसको वही मिलेगा। मैं जब छोटा सा था ना, तो मेरे माइंड में ये सवाल अक्सर आता था कि यार हिंदू हैं, सिख हैं, ठीक है, दूसरे मज़हब के लोग हैं, अल्लाह ताला फिर उन्हें खाने के लिए, रहने के लिए, मतलब उनको तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है। लेकिन जब मैंने ये आयत पढ़ी ना कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है, इंसान मतलब वो कोई भी मज़हब का है, तो इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। पहली बात नीयत, दूसरी बात जिसके लिए वो कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐसा हो नहीं सकता कि आप नीयत साफ़ है, आप कोशिश कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ना आए, हर्डल्स ना आए, आप नाकाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने फिर ये भी फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो कुरान पाक में बारहा आया हुआ है कि नमाज और सब्र के साथ जो है वो मदद तलब करो अल्लाह ताला से। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है, यही बातें हैं कि जब आप ये 3 काम अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।